4 मिनट, जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 मिनट अमित शाह आए, संसद में खड़े हुए और चल दिए। वो अमित शाह जिनके पास एक आखिरी मौका भी था कि वो विपक्ष के इस नैरेटिव को तोड़ देते कि संसद पे पूरा सत्र निकल गया, लेकिन 20 जुलाई को हुई बर्बरता पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस नैरेटिव को बनाए रखना मुनासिब समझा। आखिर आखिरी दिन अमित शाह, जब उनके पास पूरा विकल्प था न केवल बोलने का बल्कि कम से कम लिखा हुआ बयान पढ़ने का, इस तरह से क्यों ऐसा करने से बचे? और दोस्तों, कैसे नैरेटिव की इस दौड़ में इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आप इन तस्वीरों को देखिए। आज मात्र 4 मिनट के लिए लोकसभा चली। हालांकि लोकसभा के आखिरी दिन वंदे मातरम होता है और उसके बाद लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाती है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो लोकसभा चल सकती थी। अगर अमित शाह चाहे तो कम से कम 1 घंटे के लिए लोकसभा चलाकर वो अपना बयान पढ़ सकते थे, क्योंकि ऐसा राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई, लेकिन उससे पहले वहां थोड़ा बहुत कामकाज हुआ। जो सरकार चाहती थी वो उसने करवाया। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट तो ही लगते ना अमित शाह को अपना लिखा हुआ बयान पढ़ने का, लेकिन अमित शाह ने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया, ये चेहरे बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, अमित शाह का चेहरा देखिए, दोनों का चेहरा बता रहा है कि इस वक्त सरकार किस कदर बैकफुट में है। दोस्तों, अमित शाह के लिए तो ये तक चर्चाएं शुरू हो गई, विपक्षी नेताओं ने चर्चाएं उड़ानी शुरू कर दी कि सुबह जब उन्हें पता होता था कि विपक्ष के लोग मकरद्वार में खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए और उनके आगे उनके ही लापता वाले पोस्टर्स लगाए जाएं, तो वो दूसरे दरवाजे से अपने दफ्तर में चले जाते थे। स्थितियां यहां तक आ गई कि अमित शाह को बयान देकर कहना पड़ा, नहीं मैं तो रोज संसद में आता हूं, बस संसद की कार्रवाई के अंदर कैसे आऊं, क्योंकि ये तो इतना हंगामा करते हैं कि मैं आ ही नहीं पाता। जबकि अमित शाह खुद जानते हैं कि ये अमित शाह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा ही नहीं। दोस्तों, अमित शाह खुद भी जानते हैं कि इस सरकार में जब से अमित शाह मंत्री बने हैं तब से वो लीड करते हैं लोकसभा। कभी भी कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है तो अमित शाह ही उसको लीड करते हैं, और ऐसा करके अमित शाह ने 74 साल में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जो लोग 70 साल की बातें बोलते थे, 74 साल में ऐसा पहली बार हो गया कि पूरा का पूरा सत्र निकल गया और प्रधानमंत्री और अमित शाह गायब रहे। हालांकि शुरुआत में जब 1 मिनट के लिए संसद चल रही थी, जब ओम बिरला वंदे मातरम के बारे में बोलने, मतलब 1 मिनट का वक्त मिलता है ना, ओम बिरला वंदे मातरम के लिए खड़े होने की बात बोल रहे थे, जो 1 मिनट मिला उसमें भी विपक्ष ने अपने तेवर यहां पर दिखाए कि पैलेट गन का जवाब दो। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। दोस्तों, अगर ऐसा हो पाया तो ये विपक्षी एकता का ही नतीजा था। इनफैक्ट आज जब सत्र का समापन होता है, जब भी कोई सत्र का समापन होता है, तो ओम बिरला चाय पर बुलाते हैं ना सभी सांसदों को, चाहे सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो। एक फ्रेंडली मीट होती है कि भाई सारे जो कड़वाहट है, जो भी मनमुटाव है, वो खत्म हो जाए यहीं पर चाय पर। मैंने आपको खबर भी बता दी कि दरअसल इंडिया गठबंधन ने साफ मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे चाय पर। इनफैक्ट अब जानकारी निकल कर आई है कि विपक्ष ने कहा था कि अमित शाह अगर उस चाय में रहे तो हम जाएंगे ही नहीं उस चाय के न्योते पर। केवल डीएमके की सांसद कनिमोझी गई हैं, सुनने में आ रहा है। उनके अलावा विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर नहीं गया। ममता बनर्जी की जो बची कुची टीएमसी वो भी नहीं गई, उद्धव ठाकरे के जो बचे कुछ सांसद हैं वो भी नहीं गए, कांग्रेस पार्टी का तो खैर कोई जाने का मतलब ही नहीं होता, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं गया। मतलब गतिरोध अंत तक चलता रहा और विपक्ष ने अपनी एकता बनाए रखी। दोस्तों, इस सत्र में जो भी हुआ हो, कोई बहुत बड़ा नेता के तौर पर उभर गया हो, सरकार को जो भी नुकसान हुआ हो, अब सरकार इसकी कैसे भरपाई करेगी मुझे नहीं पता। देखिए, रैलियों का एक अलग जॉनर होता है। रैलियों में तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हर चुनाव में घुसपैठिए भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन पूरे 20 दिन से ऊपर का वक्त हो गया, आप संसद के सत्र में दिखे नहीं। अंत में आकर आप कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा क्योंकि विपक्ष ऐसा रोक रहा है करने से, तो आप एक कमजोर नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब अमित शाह को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मोदी जी के पास ये टैलेंट है कि वो जब मन चाहे विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं और लोग मान भी लेते हैं। दोस्तों, मोदी कभी भी 56 इंची बन जाते हैं, फिर वो भावुक भी हो जाते हैं कि मुझे ये बोला, मुझे इतनी किलो गालियां पड़ती हैं और यही मेरी ऊर्जा है, और एक कल्चरल शॉक है कि मुझे गालियां दी मैं माफ करता हूं। ये मोदी के पर्सनालिटी की खासियत है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी ऐसी विकसित कर ली है, वो राजनीतिक कौशलता है उनकी
कि वो कभी हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं, फिर वो गरीबों के मसीहा बन जाते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने में, फिर वो एक सीईओ की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन अमित शाह के अंदर ये पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो एक ही नेता के तौर पर दिखाई दे हैं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे तो भी, जब वो गुजरात में मंत्री थे तो भी। सख्त मिजाजी नेता, कड़े फैसले लेने वाले नेता। अमित शाह के गृहमंत्री रहते हुए कश्मीर से 370 हटाया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने उनकी पूरी कद को बढ़ा दिया, राजनीतिक कद अमित शाह का बहुत बढ़ गया। फिर उनके रहते बीजेपी को बहुत बड़ी बड़ी जीत मिली है। वो बीजेपी के चाणक्य, केस में कोई दो राय नहीं। लेकिन अमित शाह के इस पूरे सत्र में संसद में ना आने में एक गृहमंत्री के तौर पर जो उनकी नाकामियां हैं ना, वो और उभर कर उनमें बात होगी मणिपुर की। गृहमंत्री अमित शाह के रहते हुए मणिपुर पिछले 3 सालों से क्या हाल देख रहा है। बात होगी दिल्ली की, भाई दिल्ली में दंगे कैसे हो गए, कैसे पहलगाम आतंकी हमला हो गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली के जामा मस्जिद में आतंकी हमला हो गया। ये होता क्या है कि मीडिया तलवे चाटती है इनकी, तो कोई औकात नहीं है किसी रिपोर्टर की सवाल पूछें। सारे तो ऐसे हाथ बांध के इनके बगल में खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जो समाज होता है, जो जनता होती है ना, उसकी स्मृतियों में हर चीज ताजा रहती है। कोई कभी नहीं भूल सकता अमित शाह किस तरह से बैकफुट पे डिफेंसिव दिखाई दे रहे थे जब वो अपने फेवरेट रिपोर्टर्स के आगे कह रहे थे कि ये तो मुझे बोलने ही नहीं देते, मैं तो आकर जवाब देना चाहता हूं। तो अगर वो जवाब देना चाहते थे तो आज उनके पास वक्त था। कल उन्होंने खुद कहा था कि आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक मैं संसद में बैठने को तैयार हूं। तो आज दोपहर 3 बजे तक बैठ जाते संसद में और कहते अगर इनको वॉकआउट करना है तो करने दीजिए, हम तो बोलेंगे। ये भी अमित शाह ने मौका गवा दिया। आपको क्या लगता है, खुद गवाया? नहीं, सरकार ने होने दिया, क्योंकि सरकार अब चाह रही थी कि अब बयान नहीं पड़ता है तो पढ़ने दीजिए, क्योंकि सरकार क्या बोलेगी पैलेट गन किसने चलाई। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से गलती से पैलेट गन लेकर आ गए। जिसे AK-47 के लिए बोला गया कि भाई सस्पेंड कर दिया, अगले को बोला कि हमने तो आदेश दिया ही नहीं था, तो अपनी मर्जी से इन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। पैलेट गन पे तो आप बोल नहीं सकते। पैलेट गन तो इशू होती है ना, उसकी रजिस्ट्री होती है, पता है, लिखित में होता है कि इसके नाम पे हुई, इतनी चली, वो सब तो लिखित में है। तो फिर किसी के तो कहने पर चली होगी ना। RAF ही पैलेट गन चलाती है, दिल्ली पुलिस नहीं चलाती है। RAF भी तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और हमेशा RAF पैलेट गन लेके नहीं चलती है। आपने इस बीच दिल्ली में RAF खूब देखी होगी। E20 को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था, वहां भी RAF दिखाई दी थी, वहां थोड़ी पैलेट गन लेकर चली होगी। किसी ने तो कहा होगा, वो किसी कौन था, इसका कोई जवाब नहीं सरकार के पास, है ही नहीं जवाब। तो सरकार को भी लगा, और यही पैलेट गन को लेकर ही देखिए आज विपक्ष ने 1 मिनट तक प्रदर्शन किया। और यही एक बात थी जो सरकार को लगे कि अब नहीं जा रहा है बयान तो नहीं जाए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड क्या बोलेंगे आप पैलेट गन पर। आपने तो अभी तक स्वीकारा ही नहीं कि पैलेट गन चली है। आप तो बस ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि गन नहीं चली, गोली नहीं चली, गोली नहीं चली। बिल्कुल सही बात है, गोली नहीं चली, लेकिन पैलेट गन तो चली है। पैलेट गन के जवाब पर बीजेपी अब तक दरकिनार कर रही है कि उसको स्थापित किया जाए कि पैलेट गन नहीं चली, लेकिन चली है। साकेत गोखले का RTI डालना, उसमें लेडी हार्डिंग और सफदरजंग हॉस्पिटल का ये बताना कि 10 लोग चोटिल हुए हैं पैलेट गन से, 10 लोगों की इंजरी हमने ठीक की है, वो भी इसी सत्र में आ जाना, ये सारी चीजें सरकार को बैकफुट में लाती है ना। सबूत है ना, सरकारी हॉस्पिटल कह रहे हैं हमारे पास पेशेंट्स आए, हमने ठीक करके भेजे। तो फिर क्या मुंह दिखाएगी सरकार, क्या बयान बोलेगी, इसमें किसका 56 इंची काम आएगा। यही वजह है कि आज 4 मिनट में भी अमित शाह को लगा कि बात खत्म होती है तो अब खत्म ही हो जाए। रैली में तो अपने हिसाब से कोई कुछ भी बोल सकता है, कौन है सवाल पूछने वाला। लेकिन इसने व्यक्तिगत तौर पर अमित शाह की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। इनफैक्ट वो लोग जो अमित शाह को नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखते हैं ना, उस टीम को भी अब बहुत काम करना पड़ेगा अमित शाह की पूरी छवि को ठीक करने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये ऐसा नुकसान है जिसको ठीक किया जा सकता है राजनीतिक तौर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।